हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश भू राजस्व नीति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, ब्रिटिश भू राजस्व नीति की पृष्ठभूमि क्या है और विभिन्न भू राजस्व नीतियां। इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, और इन ब्रिटिश भू राजस्व नीति के प्रभाव के बारे में भी जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार से धन की आवश्यकता, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा था उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को धन की आवश्यकता पड़ रही थी। धन की आवश्यकता कैसे? जैसे सैन्य सामग्रियों की वो खरीद कर रहे थे तो इसके लिए धन की आवश्यकता थी। जो कर्मचारी थे उनके वेतन भत्ते वगैरह देने के लिए, जो गवर्नर जनरल थे इन लोगों को वेतन भत्ते देने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। तो इस धन की प्राप्ति के लिए आय का सर्वप्रमुख स्रोत भू राजस्व था, है ना। क्योंकि इन सबको आय कैसे आती थी सरकार के पास? जो किसान अनाज अनाज निकालता था उससे जो भू राजस्व प्राप्त होता था उससे आय प्राप्त होती थी, उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व प्रबंधन की नीतियां अपने को लागू किया। इन नीतियों का एक ही लक्ष्य था, अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रिटिश कंपनी भारत में क्या कर रही थी, औपनिवेशिक शोषण कर रही थी। उसी के तहत उन्होंने ब्रिटिश भू राजस्व की अधिकतम प्राप्ति के लिए बल प्रदान किया। अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त, है ना। तीन तरह की मैंने बताई है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्थायी बंदोबस्त क्या होती है। सर्वप्रथम जो स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दिया था वो वारेन हेस्टिंग की कार्यकारी के सदस्य फ्रांसिस थे, है ना। फ्रांसिस थे, उनने दिया था, किंतु लागू करने का श्रेय 1793 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। इसमें कॉर्नवालिस इसमें कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉर का सहयोग लिया था। तो जॉन सॉर ने सहयोग किया था, लेकिन लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य था भू राजस्व की अधिकतम राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना, है ना। भू राजस्व की अधिकतम राशि स्थायी रूप से प्राप्त करना सर्वप्रमुख उद्देश्य था। दूसरा, एक ब्रिटिश समर्थक वर्ग तैयार करना, है ना। ब्रिटिश समर्थक वर्ग कौन सा तैयार हुआ? जो जमींदार वर्ग था वो ब्रिटिश का समर्थन हो गया, क्योंकि उन्हें आय प्राप्त होती थी और वो ब्रिटेन वो जो अंग्रेजों को भी देते थे, तो उनका एक समर्थक वर्ग बन गए, क्योंकि उनकी एक निर्धारित आय होने लगी थी। ये भारत का ही वर्ग था। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचते हुए अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना। प्रशासनिक कठिनाइयों से कैसे? क्योंकि इन्होंने अपनी आय तो फिक्स कर दी थी। अब जो जमींदार थे वो किसानों से भू राजस्व वसूलते थे। इसमें ब्रिटिश कंपनी को डायरेक्टली किसानों के साथ इंगेज नहीं होना पड़ रहा था, इसलिए प्रशासनिक कठिनाइयों से ये बच गए। चौथा है कृषि का विकास। कृषि का विकास करना। कृषि का विकास कैसे? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब ये नीति बनाई थी तो उसने ऐसा सोचा था कि कृषि हम जब राजस्व इसमें स्थायी कर देंगे चीजें, तो जो किसान है वो अपना उत्पादन बढ़ाकर लाभ प्राप्त करेगा। इससे क्या होगा कि कृषि का विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। ब्रिटिश भू राजस्व नीति की विशेषताएं क्या है? पहला है, जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया, है ना। जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया तथा ब्रिटिश सरकार ने उनसे लगान संबंधी समझौता किया, है ना। इसमें जो जमींदारों को स्थायी स्वामी माना गया, जबकि किसानों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। जमींदारों को जमीन दे दी गई। जमींदार अर्थात मध्यस्थों को भू स्वामी बनाकर सरकार और जमींदारी का हिस्सा निर्धारित किया गया। भू राजस्व का 10/11 हिस्सा सरकार को और 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलना था। मतलब इसमें जमींदार और सरकार ने अपने अपने हिस्से निर्धारित कर दिए और किसानों को इसमें उनके मतलब भाग्य पर छोड़ दिया। नेक्स्ट विशेषता है, भू राजस्व की राशि 1790-91 में वसूली गई 2.68 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। 2.68 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया था। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने जो जमींदार वर्ग था उनको जमीन दे दी कि ये आपके पास इतनी जमीन है, इस पे आप या तो फसल बो या कुछ भी करो या खाली छोड़ो या बंजर भूमि रहे, हमें इस पे आपको वो लगान लगान देनी होगी या भू राजस्व देना होगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो भू राजस्व उत्पादन का हिस्सा नहीं था कि कितना उत्पादन और उस हिसाब से दिया जाएगा, वो नहीं था, बल्कि ये सिर्फ भूमि का किराया मात्र था।
नेक्स्ट आता है भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया गया। किसानों के परंपरागत अधिकार अब समाप्त हो गए। अब चारागाह, जंगल, तालाब जैसी सार्वजनिक भूमि भी जमींदारों के अधिकारों में रखी गई। मतलब किसान का लगभग सारा अधिकार अपनी कृषि से समाप्त हो गया। सिर्फ वो कृषक फसल उगाने तक ही सीमित रह गया। सारा अधिकार जमींदारों को चला गया। जैसे तालाब, कोई सी भी जमीन थी वो सब कुछ जमींदारों के हाथ में चली गई। इस व्यवस्था के तहत सूर्यास्त कानून लाया गया। सूर्यास्त कानून क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोल दिया था कि अगर कोई भी जमींदार एक निर्धारित तिथि के सूर्य अस्त होने तक अगर लगान नहीं देगा, है ना, या भूराजस्व नहीं देगा, तो उसकी जो जमींदारी निरस्त कर दी जाएगी या स्थगित कर दी जाएगी। इसे सूर्यास्त कानून कहा गया। ये जो स्थायी बंदोबस्त योजना थी, ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू थी, जिसमें बंगाल का पूरा क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र, यूपी का बनारस डिवीजन और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था। अब इसके हम परिणाम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक परिणाम क्या हुए। ब्रिटिश सरकार को नियमित आय होने लगी। इससे ब्रिटिश सरकार को नियमित आय होने लगी क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हमको इतनी मात्रा में भू राजस्व चाहिए, भले आप तो उत्पादन करो या मत करो। प्राकृतिक आपदाओं का राज्य की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि भू राजस्व भूमि का किराया था। जैसा मैंने पहले बता दिया था कि इसमें जो भूमि का किराया लेते थे, आप उन्होंने बोल दिया था कि इतनी जमीन का हमको भू राजस्व चाहिए। आप भले इसमें भले बाढ़ आए, सूखा आए, भूकंप आए, कुछ भी आए, इससे सरकार को कोई भी मतलब नहीं था। नेक्स्ट, एक समर्थक जमींदार वर्ग निर्मित हुआ। एक मैंने पहले बताया था कि जो जमींदार वर्ग है वो निर्मित हो गया, है ना, वो उनके पक्ष में हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में हो गया क्योंकि वो उनको एक भू राजस्व को एक निश्चित प्रतिशत देती थी। नेक्स्ट आता है बार बार लगान निर्धारण से होने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों से ब्रिटिश बच सके, है ना। अब इससे क्या होगा, प्रशासनिक कठिनाइयां भी नहीं होने लगी क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे किसान। नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय दृष्टि से जमींदार की दशा में सुधार। भारतीय दृष्टि से जमींदारों की दशा में सुधार होने लगा। मध्यम भारतीय दृष्टि से जमींदारों की दशा में सुधार होने लगा। जमींदारों की दशा में सुधार हुआ, एक मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ और ब्रिटिश दमन, इस मध्यम वर्ग ने क्या किया, ब्रिटिश दमन और शोषण को उजागर किया। कैसे किया कि आगे जाके ये पढ़ लिखने लगे तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ये चीजें जान सके कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत का शोषण कर रही है। और इन्होंने ही फिर भारतीय जन आक्रोश को उग्र किया, है ना, जन संचार का काम किया। इन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शोषण कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इनके नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ। नकारात्मक प्रभाव क्या है, भारतीय कृषि और किसानों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः इस व्यवस्था से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, है ना, इस व्यवस्था से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ क्योंकि इसमें किसानों के हितों के सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि उन्हें जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया था। उनको जमींदार की रहम पर छोड़ दिया गया था। जमींदार उनसे भले ही वो कृषि करे या ना करे, उनसे धन लेते थे, भू राजस्व लेते थे। नेक्स्ट आता है, इस व्यवस्था में उपज के 3 भागीदार थे, सरकार, जमींदार और कृषक। इनमें से सरकार और जमींदार की आय तो निश्चित थी किंतु किसान अनिश्चित स्थिति में था और वो जमींदार की इच्छा पर निर्भर था। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सरकार और जमींदार का हिस्सा निर्धारित था लेकिन किसान का हिस्सा निर्धारित नहीं था। चौथा पॉइंट आता है, स्थायी बंदोबस्त में अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। वस्तुतः अत्यधिक लगान राशि के कारण समय पर लगान न चुकाने की वजह से जमींदारों की जमींदारी नीलाम होने लगी और उसे गांव से बाहर अर्थात दूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले साहूकार और व्यापारियों ने खरीदा और फिर अपने एजेंट के माध्यम से संबंधित गांव में राजस्व वसूली की गई। इस तरह बिचौलियों की संख्या में बढ़ने लगी, है ना, बिचौलियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। इससे किसानों के शोषण और बढ़ा। पांचवा पॉइंट आता है, कृषि का विकास नहीं हो पाया क्योंकि अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों के पास कृषि के विकास के लिए पूंजी नहीं थी। तो दूसरी तरफ बिचौलिए जमींदारों कृषि के विकास में कोई खर्च नहीं किया क्योंकि जमींदारों को भी कोई लेना नहीं देना नहीं था। उनका जो हिस्सा था वो फिक्स था, सरकार का भी हिस्सा फिक्स था, इसलिए जो ज्यादा विकास नहीं हो पाया। छठा था, अंग्रेजों की भी कठिनाई बढ़ी, है ना। कठिनाई कैसे बढ़ी, क्योंकि उनकी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति अब भू राजस्व उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी और जबकि उन्होंने भू राजस्व की जो दर थी वो स्थायी कर दी थी, है ना।
तो उनको भी और पैसे की जरूरत थी, है ना। इसी कारण से क्या हुआ, किसानों की इस तरह से और भी जो चैलेंजेस उनके लिए बढ़ गए, है ना। और जो भूस्वामी वर्ग था, उन्होंने भी किसानों का शोषण किया, इससे कृषक विद्रोह को बल प्राप्त हुआ, है ना, बल प्राप्त हुआ। इसलिए